कोलकाता शहर 5 मार्च 1990 को अपनी सामान्य हलचल भरी गति से चल रहा था। भवानीपुर के शांत रिहायशी इलाके में आनंदपुर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर का जीवन बिल्कुल साधारण लग रहा था। 14 साल की हेतल पारेख एक स्टूडेंट के लिए स्कूल के बाद यह एक और दिन था। उनकी माँ, जो एक लोकल मंदिर में रेगुलर जाती थी, अपनी शाम की पूजा के लिए निकल चुकी थी। अपने घर के जाने पहचाने आराम में लौटने की उम्मीद कर रही थी। बिल्डिंग की रखवाली उसके सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी द्वारा की जा रही थी। एक ऐसा आदमी जिसकी मौजूदगी कम्युनिटी के डेली फैब्रिक का एक हिस्सा थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह साधारण दोपहर एक ऐसी त्रासदी में बदलने वाली थी जो शहर की याददाश्त में एक गहरा घाव छोड़ देगी और एक दशक से अधिक समय तक चलने वाली कानूनी गाथा को जन्म देगी। दिन की सामान्यता ने बाद में आने वाले हॉरर को और भी ज्यादा जारिंग और ऑनेस्टली इनकॉम्प्रिहेंसिबल बना दिया उन लोगों के लिए जो जल्द ही इसके बारे में जानेंगे। शाम की शांति तब भंग हो गई जब हेतल की मां मंदिर से लौटी। अंदर से दरवाजा बंद पाकर उन्होंने मदद के लिए पुकारा। जब दरवाजा आखिरकार जबरदस्ती खोला गया तो अंदर एक भयानक दृश्य था। हेतल पारेख की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शुरुआती पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने एक हिंसक संघर्ष की ग्रिम तस्वीर पेश की, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उनकी ट्रेजिकली जान लेने से पहले उनके साथ रेप किया गया था। एक कथित रूप से सेफ रिहायशी बिल्डिंग में इस तरह के हीनस क्राइम की खबर ने पड़ोस में और जल्द ही पूरे शहर में तत्काल सदमे की लहर दौड़ा दी। यह एक ऐसा क्राइम था जिसने न केवल एक व्यक्ति का बल्कि घर की पवित्रता और सुरक्षा की भावना का उल्लंघन किया जो हर परिवार को प्रिय होती है। कम्युनिटी डर, गुस्से और तत्काल न्याय की ओवरवेलमिंग मांग के मिश्रण से घिर गई थी। शक जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी पर गिर गया। पुलिस और विक्टिम के परिवार द्वारा पेश किए गए नैरेटिव के अनुसार वही था जिसे विसिनिटी में देखा गया था और जिसके पास क्राइम करने का मौका था। कथित तौर पर वह मर्डर के अनुमानित समय के तुरंत बाद अपनी पोस्ट से गायब था। धनंजय, जिसने बिल्डिंग में कुछ समय से काम किया था, अचानक पब्लिक की नजर में प्राइम सस्पेक्ट बन गया। क्राइम की खोज के बाद सीन से उसका गायब होना गिल्ट का एक स्पष्ट संकेत माना गया। 12 मई 1990 को घटना के कई हफ्तों बाद उसे बांकुरा में उसके पैतृक गांव से ढूंढ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, जो कोलकाता के शहरी केओस से बहुत दूर था। उसकी गिरफ्तारी ने मॉडर्न इंडिया के सबसे डिबेटेड और डिवाइसिव क्रिमिनल केसेस में से एक की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित किया। धनंजय के खिलाफ केस डायरेक्ट एविडेंस पर नहीं बल्कि सर्कमस्टेंसेस की एक चेन पर बनाया गया था। पुलिस थ्योरी ने सुझाव दिया कि उसे युवा लड़की के साथ ऑब्सेशन हो गया था और उसने एक रूज का इस्तेमाल किया था, ये दावा करते हुए कि उसकी मां चाहती थी कि वह एक मैसेज दे जब वह अकेली थी तो अपार्टमेंट में एंट्री पाने के लिए। यह नैरेटिव, जो सर्कमस्टेंशियल क्लूज और उसके पिछले बिहेवियर के बारे में विटनेस स्टेटमेंट से तैयार किया गया था, प्रोसिक्यूशन के केस का आधार बन गया। हालांकि शुरू से ही क्राइम के कोई आई विटनेसेस नहीं थे। किसी ने भी धनंजय को हेतल के फ्लैट में एंटर करते नहीं देखा। डायरेक्ट प्रूफ की यह क्रूशियल कमी बाद में कंटेंशन का एक सेंट्रल पॉइंट बन जाएगी, जो पूरे जुडिशियल प्रोसेस पर डाउट की एक लंबी और स्थायी छाया डालेगी, जो अब सामने आने वाली थी। धनंजय चटर्जी का न्यायिक सफर एक लंबा और कठिन था, जो 14 साल तक चला और इंडियन लीगल सिस्टम के हर लेवल से गुजरा। ट्रायल 1991 में अलीपुर सेशंस कोर्ट में शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस पेश किया, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बहुत अधिक निर्भर करता था। क्राइम का समय, धनंजय का अपनी पोस्ट से गायब होना और उन व्यक्तियों की गवाही जिन्होंने दावा किया था कि उसने पहले विक्टिम में इनअप्रोप्रिएट इंटरेस्ट दिखाया था। हालांकि डिफेंस को पब्लिक कॉन्शियसनेस में पहले ही घर कर चुके पावरफुल नैरेटिव का मुकाबला करने में संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट्स को कंपेलिंग पाया। एक निर्णायक फैसले में कोर्ट ने धनंजय को रेप और मर्डर का दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। क्राइम को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में रखा, जो एक्सेप्शनल ब्रूटैलिटी के अपराधों के लिए आरक्षित है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद केस कलकत्ता हाई कोर्ट में मौत की सजा की पुष्टि के लिए चला गया, जैसा कि इंडिया में अनिवार्य है।
धनंजय के वकीलों ने फैसले के खिलाफ अपील की, यह तर्क देते हुए कि एविडेंस पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल था और रीजनेबल डाउट से परे गिल्ट साबित करने के लिए इनसफिशिएंट था। उन्होंने विटनेस टेस्टिमनीज में इनकंसिस्टेंसीज और क्राइम से सीधे उसे जोड़ने वाले फॉरेंसिक एविडेंस की कमी को उजागर किया। इन आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद हाई कोर्ट ने 1993 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसने सहमति व्यक्त की कि क्राइम की प्रकृति मौत की सजा को वारंट करने के लिए पर्याप्त हीनस थी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन कंप्लीट थी और अनइक्विवोकली धनंजय की ओर इशारा करती थी। लीगल बैटल अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन हर न्यायिक पुष्टि के साथ फंदा कसता जा रहा था। कोर्ट सिस्टम के भीतर अंतिम लीगल वेन्यू इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में अपील थी। केस एपेक्स कोर्ट के सामने लाया गया, जहां डिफेंस ने एक बार फिर कन्विक्शन और सेंटेंस के खिलाफ चुनौती दी। उन्होंने इस तर्क को दोहराया कि एक आदमी की जान ऐसे एविडेंस के आधार पर नहीं ली जानी चाहिए जो डायरेक्ट या कंक्लूसिव नहीं था। हालांकि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी। इसने निचली अदालतों के निष्कर्षों को वैलिडेट किया, ये मानते हुए कि क्राइम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्लासिफिकेशन में आता है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कन्विक्शन को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। जुडिशियरी का अंतिम शब्द दिए जाने के साथ धनंजय चटर्जी ने अपनी सभी लीगल अपीलों को खत्म कर दिया था। अदालतों द्वारा सजा की पुष्टि करने के बाद धनंजय के लिए एकमात्र शेष उम्मीद मर्सी की अपील थी। उनके परिवार ने ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स के साथ मर्सी पेटिशंस दायर की, पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर को और फिर इंडिया के प्रेसिडेंट को, जो उस समय डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे। इन पेटिशंस ने उसकी जान बचाने की गुहार लगाई, जिसमें डायरेक्ट एविडेंस की कमी और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की संभावना का हवाला दिया गया। इस प्रक्रिया में कई साल लग गए, जिसके दौरान धनंजय डेथ रो पर रहा। आखिरकार 2004 में व्यापक विचार विमर्श और गृह मंत्रालय के साथ कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट कलाम ने मर्सी प्ली को खारिज कर दिया। इस अंतिम अपील की अस्वीकृति ने राज्य के लिए एग्जीक्यूशन को पूरा करने का रास्ता साफ कर दिया, जिससे 14 साल की लीगल सागा अपने ग्रिम और इनेविटेबल निष्कर्ष पर पहुंच गई। जबकि अदालतों ने अपने फैसले दिए, संदेह और विवाद का एक पैरेलल नैरेटिव उभरना शुरू हो गया, जिसने धनंजय के खिलाफ मामले की नींव पर ही सवाल उठाया। विवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि पूरा कन्विक्शन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित था। कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, कोई आई विटनेसेस नहीं थे, क्राइम सीन से उसे जोड़ने वाले कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे और क्रूशियली कोई डीएनए एविडेंस नहीं था। 1990 के दशक में डीएनए टेस्टिंग इंडिया में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस का एक स्टैंडर्ड पार्ट नहीं थी, एक ऐसा फैक्ट जिसने प्रोसिक्यूशन के मामले में एक बड़ा गैप छोड़ दिया। क्रिटिक्स ने तर्क दिया कि सर्कमस्टेंसेस की एक चेन चाहे कितनी भी सजेस्टिव क्यों न हो, फिर भी इंटरप्रिटेशन के लिए खुली हो सकती है और बिना किसी इरिफ्यूटेबल साइंटिफिक या डायरेक्ट प्रूफ के किसी आदमी को मौत की सजा देना किसी भी जस्टिस सिस्टम के लिए एक पेरिलस रास्ता था। पुलिस द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन भी गहन स्क्रूटनी के दायरे में आई, जिसमें कई लोगों ने ग्लेयरिंग लैप्सेस और इनकंसिस्टेंसीज की ओर इशारा किया। उदाहरण के लिए, मर्डर वेपन कभी नहीं मिला। क्राइम की ब्रूटल प्रकृति के बावजूद, जिसमें कई स्टैब वुंड्स शामिल थे, इन्वेस्टिगेटर्स को कथित तौर पर धनंजय के कपड़ों पर कोई ब्लड स्टेन नहीं मिला। इसके अलावा बॉडी की खोज के बाद पुलिस को सूचित करने में 3 घंटे की देरी के बारे में सवाल उठाए गए। एक ऐसी देरी जिससे क्रूशियल एविडेंस का कंटेमिनेशन या डिस्ट्रक्शन हो सकता था। सालों बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स द्वारा एक डिटेल्ड एनालिसिस इन और अन्य डिस्क्रिपेंसीज को उजागर करेगा। यह सुझाव देगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गंभीर खामियां थीं और उसने अन्य पॉसिबिलिटीज, जिसमें ऑनर किलिंग की थ्योरी भी शामिल थी, को एक्सप्लोर किए बिना एक सिंगल सस्पेक्ट पर समय से पहले फोकस किया हो सकता है। इस मामले में मीडिया की भूमिका और पब्लिक ओपिनियन के इमेंस प्रेशर को कम करके नहीं आंका जा सकता। जिस पल क्राइम की रिपोर्ट की गई, वह एक सेंसेशनल स्टोरी बन गई, जिससे वाइड स्प्रेड पब्लिक आउटरेज भड़क गया। बंगाली मीडिया ने विशेष रूप से एक एग्रेसिव कैंपेन चलाया, जिसमें धनंजय को एक मॉन्स्ट्रस प्रीडेटर के रूप में चित्रित किया गया।
इस मीडिया ट्रायल ने पब्लिक सेंटिमेंट की एक पावरफुल लहर पैदा की, जिसने रिट्रीब्यूशन की मांग की। विक्टिम की मां और तत्कालीन वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर की पत्नी ने धनंजय की फांसी के लिए पब्लिकली कैंपेन किया, जिससे उसके एग्जीक्यूशन की मांग जस्टिस के लिए एक पॉपुलर क्रूसेड में बदल गई। कई लोगों का तर्क है कि इस ओवरवेलमिंग पब्लिक प्रेशर ने जुडिशियल एटमॉस्फेयर को प्रभावित किया हो सकता है, जिससे दोषी के अलावा कोई भी फैसला स्वीकार्य नहीं माना जा सकता था। 14 अगस्त 2004 को अपनी 42वीं जन्मदिन पर धनंजय चटर्जी को अलीपुर सेंट्रल जेल में सुबह फांसी दी गई। यह करीब एक दशक में इंडिया में पहली एग्जीक्यूशन थी। अंत तक उसने अपनी बेगुनाही बनाए रखी। उसके कथित अंतिम शब्द बंगाली में थे, आमी निर्दोष, आमा के मेरे फेल छे शोभ, जिसका अर्थ है मैं निर्दोष हूं, वे सभी मुझे मार रहे हैं। उसकी बेगुनाही के स्टेडफास्ट दावे, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी और एविडेंस के बारे में लगातार क्वेश्चंसों के साथ यह सुनिश्चित किया कि उसका एग्जीक्यूशन मामले पर अंतिम शब्द नहीं होगा। इसके बजाय इसने बहस के एक नए चैप्टर की शुरुआत की, जिससे मामला क्राइम और पनिशमेंट की कहानी से संभावित जुडिशियल फैलिबिलिटी के एक ट्रबलिंग सिंबल में बदल गया। धनंजय चटर्जी का मामला भारतीय समाज और उसके कानूनी परिदृश्य पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गया है, जिससे एक गहरा और स्थायी विभाजन पैदा हो गया है। इस विभाजन के एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि न्याय हुआ था। उनके लिए क्राइम की क्रूरता, एक युवा लड़की के अपने ही घर में रेप और मर्डर ने सबसे कठोर संभव सजा की मांग की। वे 14 साल की कानूनी प्रक्रिया को, जो जुडिशरी के हर स्तर से गुजरी, तथ्यों की एक गहन और निष्पक्ष जांच के रूप में देखते हैं। इस दृष्टिकोण में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत को सही ढंग से लागू किया गया था और धनंजय का एग्जीक्यूशन एक आवश्यक निवारक और एक शक्तिशाली बयान के रूप में काम किया कि समाज ऐसे हेनस कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह दृष्टिकोण विक्टिम के परिवार और कम्युनिटी के लिए रिट्रीब्यूशन और क्लोजर की आवश्यकता को प्राथमिकता देता है। दूसरी ओर ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स, लीगल स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट हैं जो इस मामले को जस्टिस की एक संभावित और दुखद मिसकैरेज के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि एक फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन और पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर एक आदमी को एग्जीक्यूट करना एक अनफॉरगिवेबल गलती है। इस ग्रुप के लिए यह सिद्धांत कि 10 दोषी व्यक्तियों को मुक्त होने देना बेहतर है, बजाय एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने के, सर्वोपरि है। वे फॉरेंसिक एविडेंस की कमी, क्वेश्चनेबल पुलिस वर्क और ओवरवेलमिंग मीडिया ट्रायल को ऐसे फैक्टर्स के रूप में इंगित करते हैं जिन्होंने प्रक्रिया को भ्रष्ट कर दिया। धनंजय की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति, एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उनका तर्क है, उसे एक आसान स्केपगोट बना दिया। समाज के लिए खून के लिए तरस रहे लोगों के लिए एक सुविधाजनक टारगेट। उनकी नजर में उनका एग्जीक्यूशन न्याय का प्रतीक नहीं है, बल्कि सिस्टम की फेटल एरर की क्षमता की एक हॉन्टिंग रिमाइंडर है। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में असहज क्वेश्चंसों का सामना कराता है। पब्लिक आउटरेज और मीडिया प्रेशर न्यायिक परिणामों को कितना प्रभावित करते हैं? क्या परिस्थितियों के साक्ष्यों की एक श्रृंखला बिना किसी प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक प्रमाण के कभी भी एग्जीक्यूशन के अपरिवर्तनीय कार्य को सही ठहराने के लिए पर्याप्त हो सकती है? यह आरोपी की कमजोरियों को उजागर करता है, खासकर हाशिए के बैकग्राउंड से आने वाले लोगों की, जिनके पास राज्य समर्थित अभियोजन और हॉस्टाइल पब्लिक के खिलाफ एक मजबूत कानूनी बचाव के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं। धनंजय चटर्जी की कहानी कैपिटल पनिशमेंट पर चल रही बहस में एक शक्तिशाली केस स्टडी के रूप में कार्य करती है, जिससे समाज को दंडात्मक न्याय की मांग को एक निर्दोष व्यक्ति को एग्जीक्यूट करने के गहरे और अपरिवर्तनीय जोखिम के खिलाफ तौलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आखिरकार धनंजय चटर्जी का मामला भारत के कानूनी इतिहास में एक कंटेस्टेड चैप्टर बना हुआ है, जिसमें 2 इररिकंसाइलेबल नैरेटिव हैं। एक भयानक अपराध के लिए न्याय की कहानी है, जो एक लंबे और धैर्यवान कानूनी संघर्ष के बाद दिया गया। दूसरी एक संभावित न्यायिक त्रुटि की कहानी है, जहां एक गरीब आदमी को एक फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन और ओवरवेलमिंग पब्लिक प्रेशर के कारण गलत तरीके से फांसी दी गई हो सकती है। क्योंकि एग्जीक्यूशन फाइनल है
और धनंजय को अब मॉडर्न फोरेंसिक टूल्स से निर्दोष या दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। सच्चाई कभी भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सकती है। यह अस्पष्टता सुनिश्चित करती है कि उनके मामले पर बहस जारी रहेगी, जो न्याय प्रणाली पर आने वाली इमेंस जिम्मेदारी की एक गंभीर रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है, जहां न्याय और प्रतिशोध के बीच की रेखा कभी-कभी पेरिलस पतली हो सकती है।